अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट्स। आज अब बात करेंगे तकसीम वरासत के बारे में। अब चूंकि तकसीम वरासत एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर मैं कंप्लीट तकसीम वरासत को एक ही वीडियो में बयान कर दूं तो ये देखने वालों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको पार्ट्स में बनाऊं, कि 7 से 8-9 मिनट तक वीडियो बनाऊं, ताकि जब आप देखेंगे तो आप बोर भी ना होंगे और जो मेन पॉइंट्स वो आपको समझ भी आने लगेंगे। तो टॉपिक बहुत अहम है, इसको एंड तक ज़रूर सुनें ताकि जितने भी टेक्निकलिटीज़ है वो आपको पता लगे, या जितने भी मेन लॉ पॉइंट्स है वो भी आपको पता लगे। और साथ साथ जितने भी वो तकसीम वरासत में जो कंडीशंस है कि बाप को इतना मिलेगा अगर ये पूरा हो, माँ को इतना मिलेगा अगर ये कंडीशन हो, वाइफ को इतना मिलेगा अगर ये कंडीशन हो, तो ये मेन चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर सुनें। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है या कुछ क्वेश्चंस है जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहला ये पूछा जाता है कि बाप ज़िंदा है और मुझे अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मुझे अपना हक़ नहीं दिया जा रहा, लिहाजा मुझे अपने बाप के ख़िलाफ़ केस करना है। तो ये बात अपने जहन में रख ले कि जब तक बाप ज़िंदा हो आप बिल्कुल अपना हिस्सा जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिस्सा ही आपके वालिद साहब का है। वो जायदाद जितना भी है, वो प्रॉपर्टी जितना भी है, वो आपके वालिद साहब का है। तो वो अगर अपने लाइफ टाइम में देना चाहे तो अपने जितनी भी औलाद को तकसीम करना चाहे तो अलग बात, अगर वो न देना चाहे तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी का हक़ है। जिसको देना चाहे, जिसको ना देना चाहे, उसकी मर्ज़ी है। तो इसके ख़िलाफ़ आप कोर्ट बिल्कुल नहीं जा सकते और इसके ख़िलाफ़ आप केस दायर नहीं कर सकते। दूसरा ये सवाल पूछा जाता है कि जी मुँह बोला बेटे जो है, मुँह बोला औलाद जो है, या अगर बेटा है बेटी है, वो क्या हक़ ले सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मुँह बोले जितनी भी औलाद है वो हक़दार नहीं है। तीसरा ये कि हस्बैंड ने जो वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिए, लेकिन इद्दत के दौरान जो है, इद्दत अभी तक पूरी नहीं हुई थी, हस्बैंड का इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे जो है, जो वाइफ है वो इंटाइटल है एज़ पर हर राइट, जितना भी इसका राइट होगा, जितना इसका हिस्सा होगा। चूँकि इद्दत पूरी नहीं हुई, इस पे केस ला भी आए हैं कि जब तक इद्दत पूरी नहीं हुई 90 दिन तक जो है वो तलाक मौसर होती नहीं। इस वजह से इसका जितना भी हिस्सा बनता है वो उसको ज़रूर मिलेगा। चौथा ये मोस्टली पूछा जाता है कि हक़ किया गया। अब इस्लाम में आग का कंसेप्ट जो है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब तक वो पेरेंट जो है वो ज़िंदा है आप क्लेम नहीं कर सकते। जो ही उसकी डेथ हो जाती है तो आप जो है वो अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। हक़ का कोई भी कंसेप्ट ना हमारे लॉ में है, ना इस्लामिक लॉ में नहीं है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब डेथ हो जाती है तो सबसे पहले काम क्या किया जाए, उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है। तो कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद दूसरा काम ये किया जाता है, अगर इसने अपनी ज़िंदगी में किसी से कर्ज़ लिया हो, जितना भी कर्ज़ लिया हो उसके जायदाद में से वो कर्ज़ दिया जाता है। तीसरा, अगर उसने वसीयत की हो, ठीक है। अब वसीयत का भी एक अपना लॉ है कि 1/3 से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी 1/3 से ज़्यादा आप जायदाद का आप विल नहीं कर सकते, आप वसीयत नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर आपने ज़्यादा की हो, फिर इसमें ये है कि जितने भी फैमिली मेम्बर जो रहते हैं उनके कंसेंट के साथ अगर वो राज़ी हो, तो अगर कहे कि ठीक है जितना भी वसीयत हुआ है वो अलग किया जाए। तो ये 3 काम करने के बाद फिर आ जाती है तकसीम वरासत, ठीक है। मरने के बाद कफन दफन का उसका इंतज़ाम करना, उसके बाद अगर उसने कर्ज़ लिया हो वो कर्ज़ उसको देना, और साथ में जितना भी वसीयत हो वसीयत के हिसाब से उनके जायदाद से अलग करना। फिर हमने आज की जो वीडियो जिस टॉपिक पे बनाई है वो टॉपिक ये है कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया, ठीक है, वाइफ की जो है वो डेथ हो गई है, तो हस्बैंड को कितना हिस्सा मिलेगा एज़ पर इस्लामिक लॉ, ठीक है। तकसीम वरासत में हस्बैंड को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इसमें भी क्या है, कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। पहला एक कंडीशन ये है कि अगर वाइफ जो बीवी का इंतकाल हुआ है उसके बेटे थे, उसके औलाद था, तो फिर हस्बैंड को कितना मिलेगा, हस्बैंड को फिर मिलेगा 1/4, 1/4 जायदाद का टोटल 1/4 जो है वो हस्बैंड को मिलेगा, बशर्ते कि उसके औलाद थी, उसके बेटे थे, उसकी बेटियाँ थी, तो या उसके बेटे के औलाद थी, तो फिर शोहर को, हस्बैंड को जो है 1/4 मिलेगा, 1/4 टोटल जायदाद में से। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वाइफ की कोई औलाद था ही नहीं, ठीक है, तो शोहर को फिर कितना मिलेगा। अगर नीचे जो है वारिसान है ही नहीं, सिर्फ हस्बैंड ही रहता है, तो फिर हस्बैंड को क्या मिलेगा, हाफ, आधा हिस्सा मिलेगा,
ٹھیک ہے، دو کنڈیشن دونوں کو ذہن میں رکھیں. پہلا یہ ہے کہ اگر اولاد زندہ ہو تو اس میں سے پھر 1/4 ملے گا. اگر اولاد زندہ ہو نہیں تو ہسبینڈ کو پھر کیا کرے گا؟ ہاف ملے گا. جائیداد کا جتنا بھی ہے تو اس کا ہاف کر کے آدھا حصہ جو ہے وہ ہسبینڈ کو ملے گا. تو آج کی ویڈیو کی حد تک میں نے اسی ٹاپک کو ہی چنا تھا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد ہو یا اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو کتنا حصہ ملے گا. یہ وراثت جو ہے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس میں ایک ویڈیو کو اس کے کور کرنا مشکل بھی ہے اور دیکھنے والے بھی اسے بور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے اس کے حصے بنانے کی کوشش کی. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا. نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ پھر بیوی کا بناؤں، والد صاحب کا بناؤں، پھر والدہ کا بناؤں. جتنی بھی وراثت میں جتنی بھی شیئررز ہیں، ٹھیک ہے، جو نیئر ہیں، جو بلڈ ریلیشن. وراثت کا یہ ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو بلڈ ریلیشنز کو دیکھا جاتا ہے. جتنے بھی قریبی رشتے ہیں وہ دور کے رشتے کو جو کیا کرتے ہیں وہ ایگزام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آج کی ویڈیو کے لیے یہی ٹاپک چنا تھا اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیوز کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.